हेलो जी। तो इस बार के वीकली बाजार टॉक में आप सब लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा वीकली बाजार टॉक लेट हो गया है, लेकिन गर्मी इतनी थी, क्या करें। ठीक है। तो इस बार के एडिशन में हम समझेंगे कि ये जो इंडिया में इतनी गर्मी है, इसको ठंडा करने का जो बिजनेस है वो क्या है। ठीक है, आपको लोगोज देख के हिंट तो लगी रही होगी कि किस बारे में बात होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में मैं बात करता हूं तो वो प्योरली एकेडमिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, सिर्फ आपको समझाने के पर्पस के लिए होगा। मेरा उस स्टॉक में इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप अभी देखोगे इस समय, तो हिंदुस्तान की फटी पड़ी सॉरी जली पड़ी है ना। इतनी ज्यादा लू चल रही है सर, इतनी ज्यादा लू चल रही है कि आगे पीछे चारों तरफ जेब में प्याज भर के रख लिए तो भी कुछ होने नहीं वाला है। मेरी बात समझना। और इसका रीजन है अल नीनो करके एक जोग्राफिकल फिनोमिना है, जिसके कारण जो ट्रैवल ऑफ हॉट एयर होता है वो इंडिया की तरफ, ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अल नीनो के कारण। तो जो 2026 की समर है वो आपको नॉर्मल से ज्यादा महसूस होगी। अब अगर आप देखते हो ना, तो इंडिया में जो इस समय ये लू चल रही है, इसके तीन त्रिकोण बनते हैं। तीन चीजें हैं जिसके अंदर आपको बैलेंस करके चलना है। एक, नंबर वन, क्लाइमेट क्राइसिस तो है ही, मतलब देर इज नो डाउट अबाउट इट कि क्लाइमेट क्राइसिस तो खड़े ही हुआ है। हमें क्या साथ में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी करना है, जिसके लिए हमें फ्यूचर में कूलिंग और रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और जिससे क्लाइमेट क्राइसिस और सीवियर होगा। एंड तीसरा, मेरे को ये जो एनर्जी का कंजम्पशन है, इसकी कॉस्ट के ऊपर भी मेरे को समझना है। ठीक है, इन तीनों को देखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी जो प्रॉब्लम है ना, जो तीन अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, किसी भी धंधे के लिए बहुत अच्छी है। आप मेरी बात समझना। एक तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ मूलभूत मुद्दे की बात करो, जिस जो उसका कोर इशू है। आप सिर्फ कोर इशू के ऊपर बात करो, आसपास सब पैडिंग है वो सब सीखी जा सकती है अपने हिसाब से, समय के हिसाब से ओवर इवॉल्व करा जा सकता है। वैल्यू सबसे ज्यादा कहां से डिलीवर होती है, उस चीज को देखो। तो प्रॉब्लम को एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपॉर्चुनिटी के जैसे देखता है ना। और अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को दूसरों से बेहतर तरीके से सॉल्व कर दिया, तो आप ये समझ लेना दैट यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसिव बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर मैं देखूं, तो इस समय इंडिया का जो बेनिफिट, इंडिया की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या चीज सॉल्व कर रही है, जो हीट का प्रॉब्लम है उसको लेके क्या सॉल्व हो रहा है। 90% हिंदुस्तान में एसी नहीं है। सिर्फ 10% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां पर इस समय एसी लगा हुआ है। मतलब 90% अनकवर्ड मार्केट है, जिसको फ्यूचर में एसी बेचा जा सकता है। सोचो कितना बड़ा मार्केट है इंडिया के पास। और इस समय अगर आप टेल विंड देखोगे, टेल विंड मतलब जो पीछे से हवा आ रही है, टेल विंड, तो क्या अर्बनाइजेशन बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या लोगों का विस्थापन हुआ है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में? बिल्कुल हुआ है। क्या सामान्य के मुकाबले टेम्परेचर बढ़े? क्या याद करो ना यार, जब आप छोटे थे नानी के घर जाते थे, इतनी गर्मी पड़ती थी क्या? इतनी ज्यादा गर्मी जितनी इस बार पड़ रही है, जितनी आप अभी देखते हो। टेम्परेचर्स आर राइजिंग। क्या गवर्नमेंट ने जीएसटी पे कट दिया है? गवर्नमेंट को समझ में आया ना दैट एसी इज एन असेंशियल कमोडिटी। ठीक है, फिर थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन भी हुआ है, लोग अब थोड़ा प्रीमियम फील करते, कराना चाहते हैं। ठीक है, साथ में ई कॉमर्स ने इसको बहुत ज्यादा, आई वुड से, अफोर्डेबल बना दिया है। आप 3 साल की किस्त ले लो बिना कुछ के, बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस, वो फाइनेंस, आपको हर तरह से लोन, कंज्यूमर फाइनेंस जो लोन्स है उन्होंने बहुत इजी बना दिया आपको कोई भी इक्विपमेंट खरीदना। अपन है ना यार, अपन इंडिया की एसी सेक्टर के ऊपर एकदम डीप डाइव करते नहीं, वो इंडिया का आई रिमोट से ही लगाया है। ठीक है, कुछ तो दिखाए वो भी, जो डिजाइनर है, क्या मैं भी डिजाइन करी है। ठीक है,
तो इंडिया का जो एसी सेक्टर है उसको अपन एनालाइज करेंगे। मैं एसी सेक्टर को एनालाइज करूंगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी समझने की कि किसी भी इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करा जाता है। ठीक है, बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसमें गच्चा खा जाते हैं कि सर नहीं समझ में आता हमको हाउ टू एनालाइज द इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो चीजें अपन यहां पर आज सीखने की कोशिश करेंगे। अपन क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कूलिंग इंडस्ट्री के बारे में, और हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री के बारे में आप कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो यार मेरी आपसे उम्मीद क्या है अभी, मतलब मैं क्या चाहता हूं कि आप कैसा माइंडसेट रखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना पड़ेगा, नंबर वन, कि वो क्या ऐसी प्रॉब्लम है ना, वो कस्टमर की कौन सी ऐसी नीड है जो वैल्यू को ड्राइव करती है। ठीक है, ऐसी कौन सी नीड है जो वैल्यू को ड्राइव करती है। समझिए। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम का मार्केट साइज ह्यूज है, बड़ा मार्केट साइज है, तो मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे मेरे को अगर एक जगह से दूसरी जगह एक इंसान से दूसरे इंसान से बात करनी है ना, तो मैं एक इक्विपमेंट बना देता हूँ, मोबाइल फोन बन गया, मैसिव अर्निंग पोटेंशियल है ना, पूरी दुनिया में फैल गया। क्या पूरी दुनिया में फैल गया? लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो एकदम नीश कैटेगरी की है ना। नीश कैटेगरी मतलब किसी की भी अगर चेयर में चू 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 होता है तो हमारा ये लिक्विड लगाएं, चू 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 करना दूर भगाएं। मेरी बात समझ। नाउ दिस इज अ वेरी नीश प्रॉब्लम। इससे तू क्या 100 200 300 करोड़ का मार्केट। तू मेरी बात समझ, तू एक ऐसा लिक्विड बेच रहा है जो लोगों की लकड़ी की कुर्सी की चू 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 करना रोकती है। इतना ही बड़ा मार्केट होगा इसका। मेरी बात समझ रहे हो? आपको ये देखना है कि जो प्रॉब्लम है उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितनी है। क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रॉब्लम को कभी भी आके सॉल्व कर देगा, या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए, एक मेरे को बहुत हार्ड टू रेप्लिकेट मोट मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। जैसे अगर तू आज चाहे कि मैं 100 करोड़ रुपए लेके एनवीडिया सरी का चिप, एआई चिप बनाता हूं, उससे काम होगा क्या? तो खुद सोच के बता। मैं एप्पल बनाता हूं 1000 करोड़ रुपए से, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, कस्टमर का आरओआई। भाई ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने से जो हम पैसा कस्टमर से चार्ज करेंगे उसमें मार्जिन है कि हम हमारा कुछ निकाल पाए। ये आपको एक इंडस्ट्री में सवाल पूछना पड़ेंगे। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रोसेस पे मतलब कि प्रॉब्लम पहले और प्रॉब्लम बाद के बीच में जो हुआ है वो कैसा है। हाउ इज दैट? मेरी बात समझना। एफिशिएंसी ऑफ सोल्यूशन पे ध्यान दो कि जो सोल्यूशन निकाला है आपने वो कितना एफिशिएंट है। कितना एफिशिएंट है मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे मैं स्केल करता जाऊंगा, आज मैं लॉस कर रहा हूं, ठीक है सेक्टर में होते हैं लॉसेस, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे मैं स्केल करता जाऊंगा मेरे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। मेरी बात समझना। स्विचिंग कॉस्ट कैसी है? स्विचिंग कॉस्ट मतलब एक बार अगर कस्टमर आपके पास आ गया, ठीक है, तो कितनी आसानी से आपके कॉम्पिटिटर के पास स्विच कर लेगा। और फिर इन सब चीज़ों को आपको अपनी स्टोरी में डालना पड़ता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू के फ्रेमवर्क में डालना पड़ता है ना। एक वैल्यू, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी लंबे समय में वैल्यू तब क्रिएट करती है जब उसका जो मोट है वो उसके मार्जिन को प्रोटेक्ट करता है। सर मोट मार्जिन को प्रोटेक्ट करता है मतलब एप्पल का जो हार्डवेयर है और एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका मोट है। मोट है मतलब यानी ऐसी चीज जिसको कोई रिपीट नहीं कर सकता, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। क्या इसके कारण ही एप्पल की जो ड्यूरेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की, क्या एप्पल ज्यादा पैसा चार्ज करता है? बिल्कुल। आपको फ्यूचर में इंक्रीमेंटल कैपिटल की नीड कम लगेगी। प्राइसिंग पावर आपके हाथ में अगर है, ये तीनों चीजें हैं, तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। और अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आपका प्रॉब्लम जो है वो कमोडिटाइज्ड हो गया है।
कमोडिटाइज्ड हो गया मतलब अब हर कोई उसको सॉल्व कर रहा है। सॉल्यूशन की जो एफिशिएंसी है वो स्टैग्नेंट हो गई है, अब आप कुछ मजे नहीं ले पा रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज बेनिफिट प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे हो। कंपटीशन ने आपकी प्राइसिंग पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मेरी बात समझना, लॉन्ग रन के अंदर मार्केट आपको डिस्काउंट कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपको अगर अभी तक ये वीडियो बहुत इंगेजिंग लगा हो तो प्लीज, मैं तो चाय पी रहा हूँ, मैं सिप मारता हूँ, तब तक आप लाइक का बटन दबाओ, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज वो भी दबाना, मेरी टीम को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा दोस्त। आह, मतलब 3:56 पे इतनी गर्मी में, एक ही गर्मी में अल नीनो इफेक्ट, एक हिंदुस्तानी व्यक्ति चाय पी सकता है, वो क्या बोलेंगे ना? वो भी एसी इंडस्ट्री का वीडियो रिकॉर्ड करते करते। एनीवेज, चलिए, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो एसी इंडस्ट्री है ना, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आती है। अब ये जो है ना इंडस्ट्रीज के दो ट्रेड्स हैं, ट्रेड से मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये साइक्लिकल इन नेचर है, साइक्लिकल इन नेचर है मतलब गर्मी गर्मी बढ़िया काम करेंगे, गर्मी के 2 महीने में 40, 50, 60, 70% रेवेन्यू खड़ा करेंगे, बाकी 10 महीने आराम। दूसरा, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, तो साइक्लिकल भी है और कंपटीशन भी है, दोनों चीजें हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन क्या टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है? 90% इंडिया के घर अभी ऐसे हैं जहां एसी नहीं लगे। मेरे को पता है पूरे 90 में नहीं लगेंगे, 40% में तो लगेंगे, और 50 पर तो 40% मार्केट कम होता है क्या? मेरी बात समझ रहे हो? सीजनैलिटी का क्या फैक्टर है? सीजनैलिटी वाला फैक्टर में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि Q2 के अंदर अगर आप देखोगे, हमेशा whenever you see Q2 would be the downward performance इन लोगों का। दिस इज सीजनैलिटी। ये जो इम्पैक्ट आता है ना, दिस इज सीजनैलिटी इम्पैक्ट, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होना। अब अगर आप इनसाइडर स्टोरी पकड़ो, तो इनसाइडर स्टोरी मतलब डेप्थ में, इनसाइडर ट्रेडिंग वाली स्टोरी नहीं हो भाई। तो जो RAC है, रिटेल एसी इंडस्ट्री है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा है, हायर इनकम लोग ज्यादा, इजी फाइनेंस अवेलेबल है, रिप्लेसमेंट इजीली अवेलेबल है, इन सब कारणों से ऐसा बोलते हैं कि इन 4 सालों में 2026 से 2030 के बीच में एसी इंडस्ट्री 10 से 15% के बीच में ग्रो करेगी। ठीक है, नाउ इंडस्ट्री लेवल पे एक फिनोमिनल ग्रोथ है। ठीक है, इतने में ही वारे न्यारे हो जाएंगे, मैं बताता हूं अभी आपको। सबसे पहले अपन समझते हैं क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं मेरे और क्या मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? गवर्नमेंट PLI स्कीम लाई है, PLI बोले तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स, इंसेंटिव ना, और स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स लाई है, जहां पर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है ना, एस्पिरेशनल कंजम्पशन कर रहे हैं लोग। नहीं नहीं यार, ये होना ही चाहिए। अरे आजकल तो भाभी जी रिक्वायरमेंट ही है ना। आजकल कहाँ वो कूलर में खड़खड़ खड़खड़ नींद नहीं आती ना, अरे तो पूरी जिंदगी कूलर में सोई है वहां, अरे इसी से अपने को, है ना, तो वो एस्पिरेशनल कंजम्पशन है। रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, रियल एस्टेट का एक्सपेंशन हुआ है। आदमी अगर अब 23वें माले पे भाई घर ले रहा है, समझ रहे हो आप, तो बिना एसी के कैसे रहेगा आपके ऊपर? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइजिंग टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, इन सब ने पॉजिटिव पुश दिया है कूलिंग इंडस्ट्री को। नेगेटिव पुश कहाँ दिया है? रेफ्रिजरेंट फेज 1 रेगुलेशन, फेज आउट रेगुलेशन। पुराने जो रेफ्रिजरेंट्स थे, जिनके अंदर थोड़ा सा केमिकल रिलीज या पावर ज्यादा लगता था, उनको फेज आउट कर दिया है। प्राइस सेंसिटिविटी तो आज भी बरकरार है भाई, रूरल और Tier 3 मार्केट में। ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। आदमी आज भी कूलर खरीदता है तो ब्रांड का नहीं खरीदता, वो सस्ता वाला खरीद लेता है जाके। ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है कि प्राइस सेंसिटिविटी रहेगी इंडिया में हमेशा। हाई एनर्जी कंजम्पशन कंसर्न्स है ना, कि यार बिजली का बिल बहुत बढ़ जाता है। सामान्य दिनों में 2000 बिजली का बिल आ रहा है, अभी बढ़ के 4000 आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर आप देखोगे, जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी अगर अपनी अचीव्ड रही, तो 2025 में जो $6 बिलियन का मार्केट साइज है इंडियन एयर कंडीशनिंग का,
वो बढ़ते 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 आज से 10 साल में $22 बिलियन हो जाएगा भाई, क्लोज टू 2.5 साढ़े 3 गुना यहां से, 250% का जंप, एंड इट इज ह्यूज। हाँ जी, बड़े आगे। अब देखना, अब ये तो समझ में आया, अब इससे धंधा कैसे बन रहा है वो बताओ। कूलिंग का बिजनेस जो है इंडिया में, जो ये सेक्टर है, वो किन किन जगहों से बिजनेस बना रहा है। सबसे पहले स्पेस कूलिंग इन बिल्डिंग्स, ये सबसे बड़ा चंक है इस समय। आरएसी मतलब रिटेल एसी, जो आपके मेरे घरों में लगे होते हैं। चिलर सिस्टम्स, आपने देखा होगा वो बड़े बड़े चिलर्स लगे होते हैं, है ना। वीआरएफ सिस्टम्स, पैकेज डीएक्स, फैंस, एयर कूलर्स, ये सब क्या है पता है? जैसे बुर्ज बुर्ज अल अरब है, मान लो बिल्डिंग है कोई 30 माले की, अब उसको ठंडी करनी है। नॉर्मल एसी काम थोड़ा ना करेगा, आपको क्या लग रहा है एसी के यूनिट्स लगाओगे क्या? ऐसे करते हैं छोटे छोटे। यू नीड अ मैसिव एसी फॉर दैट, राइट? दैट इज समथिंग जिसकी ये बात हो रही है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट एंड नॉन रेफ्रिजरेंट बेस्ड स्पेस कूलिंग करी जाती है ना, फॉर कंफर्ट कूलिंग इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, कूलिंग रिक्वायरमेंट फॉर डेटा सेंटर्स एंड सर्वर रूम्स। ठीक है। फिर मोबाइल एयर कंडीशनिंग है, जहां पर पैसेंजर व्हीकल, रेलवेज, है ना, जो ये आपके कार्स होते हैं, कम्यूटर्स, बसेस, रेलवेज, इनके अंदर एयर कंडीशनिंग करी जाती है। फिर रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो आपके फ्रिज होते हैं, कूलिंग पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट, ड्रिंकिंग वाटर फॉर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो होता है आपका जो कैंपर होता है, ये सब चीजें, है ना। फिर कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज हो गया, है ना, राइपनिंग चैम्बर्स हो गए, रीफिंग व्हीकल्स हो गए। फिर इंडस्ट्रियल कूलिंग होती है, इंडस्ट्रियल एसी कूलिंग प्रोसेसिंग, मिल्क चिलर्स होते हैं, बड़े बड़े अमोनिया नॉन अमोनिया बेस्ड कूलिंग होती है। कहाँ कहाँ पर रिप्लिकेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, फार्मास्यूटिकल में लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, ब्रूरीज में लगता है, बेवरेजेस में लगता है, जमानो हर जगह कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो इंडिया में है वो है, मतलब इंडिया जो टोटल कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाता है उसमें 69% कैपेसिटी जो है वो स्पेस कूलिंग के अंदर है। 69% कैपेसिटी, मेरी बात समझना, स्पेस कूलिंग के अंदर आरएसी मतलब रूम एयर कंडीशनर, रिटेल एयर कंडीशनर। चिलर सिस्टम क्या है? जो चिल्ड वाटर सिस्टम्स है कोस्टल सप्लाई चेन वगैरह में। वेरिएबल रेफ्रिजरेटर, फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स विद वेरिंग एक्सपोजर एंड लोड अक्रॉस द फ्लोर्स, मल्टीपल फ्लोर्स को एक साथ ठंडा करता है। Package DX system, ducted rooftop and indoor package unit that avoid the complexity of chillers। ठीक है। एयर कूलर्स हैं, फैंस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, शेयर देखोगे, तो 48% शेयर रूम एयर कंडीशनर से आता है, डक्टलेस एयर कंडीशन से 22 आता है, रेसिडेंशियल से 44 आता है, नॉर्थ इंडिया से 29% का रेवेन्यू शेयर आता है ना। और फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन जो है वो साउथ इंडिया है, स्पेशली आईटी कॉरिडोर का एक्सपोजर जो है। ठीक है। अब ये बिजनेसेस कितने सक्सेसफुल हैं ये डिपेंड करता है कि इनकी मार्केट पोजीशनिंग कैसी है। अगर मैं बोलूं कि इनकी मार्केट में रीच हाई है, साथ में ये कंपनीज इनोवेशन भी ज्यादा करती हैं, तब ये मार्केट लीडर्स हैं। कि मार्केट में इनकी रीच भी हाई है और ये कंटिन्यूसली नई नई चीजें इनोवेट करते हैं। मार्केट में इनकी रीच कम है एसी मार्केट में, लेकिन ये इनोवेशन अच्छा करते हैं। बॉश, पैनासोनिक, सैमसंग, मार्केट में इनकी रीच भी कम है, ये इनोवेशन भी ठीक ठाक ही कर लेते हैं। गोदरेज, फिजित्सु, एसी का काम है ठंडा करना है, ठंडा कर देंगे। क्या मतलब है कि ऐप से ठंडा करना है? क्यों खोलना है ऐप से? क्या करोगे ऐप से चालू करके एसी को, है ना। मतलब ऐसी बात है, क्यों करना है इनोवेशन? अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो आप एसी का थर्मोडायनेमिक्स समझो। होता क्या है ना, मान लो ये आपका रूम है, यहां पर फैन से ठंडी हवा आती है और वो एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होता है कि गर्म हवा जो है वो ट्रैप होके वापस अंदर चली जाती है। ये गर्म हवा कंप्रेसर में जाती है और आउटडोर यूनिट तक पहुंचती है। आउटडोर यूनिट का काम ये होता है ये गर्म हवा को कंटिन्यूसली ट्रैप करना, तब तक ट्रैप करके रखना जब तक आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर, बाहर जो सन का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, उससे भी ज्यादा ना हो जाए। क्योंकि जब तक उससे ज्यादा नहीं होगा,
हीट मूव नहीं करेगी, फ्लो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो ऐसा करके पूरा ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है। अब अगर इसकी वैल्यू चेन समझोगे, किसी भी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन अपने को समझनी है, ठीक है, तो क्या क्या होता है, तो रॉ मटेरियल और इनपुट्स दिए जाते हैं, जहां पर कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है, एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट होती है, रेफ्रिजरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, जहां पर कंप्रेसर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, हीट एक्सचेंज सप्लायर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओईएम की असेंबली होती है, मेरी बात समझना, ओईएम मतलब वाइट लेबलिंग की असेंबली होती है, डाइकन इंडिया के लिए करते हैं, वोल्टास के लिए करते हैं, ब्लू डार्ट के लिए करते हैं, ब्लू स्टार के लिए करते हैं। लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको दिया जाता है, मॉडर्न रिटेल को दिया जाता है, क्रोमा वगैरह। फिर इंस्टॉलेशन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अथराइज डीलर का आउटलेट है, वहां से इंस्टॉल होता है, फिर आफ्टर सेल सर्विस है, वो आपको प्रोवाइड करना है। तो ये इसका पूरा ऐसा एक वैल्यू चेन बनता है। अब वैल्यू चेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरे प्रॉफिट्स बचा के रखने हैं। एक तरफ मेरे पास प्राइस सेंसिटिव बायर है, और दूसरा जो मेरे पास कंपोनेंट्स है उसकी भयंकर शॉर्टेज है। आप मानोगे नहीं, 65% कंप्रेसर जो हिंदुस्तान में लगाए जाते हैं एसी में, वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं एज इट इज। तो मेरे लिए ना बहुत बड़ा एक सैंडविच सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, रेगुलेटरी रिस्क भी कंटिन्यूअसली बनती है, बनी रहती है क्या? बिल्कुल बनी रहती है ना, कि कंपनी को कभी भी नोटिस आ जाए। किस तरीके का नोटिस आ जाए? कि आप 5 स्टार एसीज ही बनाएंगे, 2 स्टार एसीज ही नहीं बनाएंगे, 3 स्टार एसी नहीं बनाएंगे। सीजनैलिटी रिस्क बहुत बड़ी है। 65% जो सेल्स होती है वो सिर्फ 2 क्वार्टर्स के अंदर होती है। 6 महीने में 65% सेल होती है, बाकी की 35% सेल बाकी जगहों पर होती है। जरा सी भी अगर बारिश वारिश पड़ गई, हल्का सा वेदर में कोई वोलेटिलिटी आ गई, आप समझना 15-20% रेवेन्यू एज इट इज वाइप आउट हो जाता है। समझ रहे हो आप? फिक्स्ड कॉस्ट हाई रहती है जब फैक्ट्रीज आइडल पड़ी हुई है, तो आपको मार्जिन और झटका डबल लगता है। एक खराब समर और आप समझ लो 3-4 हफ्ते, 5-5 महीने के लिए आपके पास इन्वेंट्रीज पड़ी रह गई डेड, पूरी की पूरी, और आपको देना ही है, आपको सैलरीज तो देना ही है। इसलिए आप देखोगे ये पूरे सेक्टर का कॉमन साइज है। आप देखोगे ना कंटिन्यूअस बेसिस पे, इट इज द इंडस्ट्री विच रिप्रेजेंट साइक्लिसिटी एट इट्स पीक। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली इंडस्ट्री सफर ही करती है, एक स्टैग्नेंसी नहीं है कि कंटिन्यूअसली ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो मार्केट लीडर है उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा? मार्केट लीडर ने ऐसा क्या करा कि उसने सीजनैलिटी रिस्क को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया? देखो, अभी करंट जो रूम एसी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 24 से 26 मिलियन यूनिट है एनुअली। ठीक है, और ये बढ़ के अगले 2 साल में 30 मिलियन यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब जो एसी का लीडर है उसने कैसे सॉल्व करा इस प्रॉब्लम को, वो समझते हैं। ठीक है, तो टाटा है वोल्टास, उसके पास इस समय सबसे बड़ा मार्केट शेयर इज ए लीडरशिप पोजीशन इन डोमेस्टिक आरएसी एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इनके पास 18% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक आरएसी में, और 21% था, बट फिर भी लीडरशिप पोजीशन के अंदर है। व्हाट दे हैव डन, इन लोगों के क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? तो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स मतलब रूम एसी, कमर्शियल एसी, फैंस, वाटर हीटर। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, जैसे ये लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, डेटा सेंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेते हैं। फिर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल मशीनरी, इन सब जगहों पर कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है उस जगहों पर। तो इनको अपनी सीजनैलिटी रिस्क को जब हेज करना था, तो इन्होंने कैसे हेज करा? इन्होंने हेज करा काउंटर साइक्लिकल पोर्टफोलियो बना के। व्हाट डू मीन बाय काउंटर साइक्लिकल पोर्टफोलियो? इन्होंने बोला कि बारिश में, गर्मी में एसी बेच देंगे, बारिश में वॉशिंग मशीन बेच देंगे, सीजनल जब फेस्टिवल सीजन आएंगे तो टीवी और माइक्रोवेव बेच देंगे, और जो कमर्शियल एसी हैं वो तो पूरे साल बिकते ही रहते हैं। तो कंपनी ने क्या करा पता है? मतलब एक अच्छा बिजनेस क्या करता? वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता था। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब अपने सप्लायर को खरीद लिया, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकता था, और कैपिटल रेस कर सकता था, है ना?
But what they have done, they have diversified into other consumer durables. वो दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में घुस गए पूरी तरीके से। सिर्फ एसी क्यों बना के बेचना है, एसी तो बना ही रहा है। और क्या दूसरा कंज्यूमर जो डाइवर्सिफिकेशन करा है वो ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। Over the medium term, management aims to strengthen its position in the diversified consumer durables and engineering. कारण क्या है पता है? फ्रंट है ना क्रोमा का बेचने के लिए, सबसे बड़ी बात तो वही है। दूसरा, आपके पास टाटा का इतना बड़ा नाम है, उसके बावजूद भी देखो नंबर्स तो डिफिकल्ट हैं और नंबर्स तो डिफिकल्ट रहेंगे। बट अगर आप अभी बात करते हो तो इस समय तो जबरदस्त चल रहा है वोल्टास, ठीक है। It's fair to assume that when the summer pick up, the market share growth for the Voltas will be sharper than its peer. So Natasha very well said on the second point, the market share will be very positive trend because the volume sales and the primary billing we have done is significant. So market share gain will be visible in quarter 4. बोल रहा है और market share gain होगा हमारा over a period of time. आप पढ़िएगा इसको, मैं दूंगा आपको। अगर आपको ऐसे सेक्टर रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, है ना, तो आप ये 4 वीडियोस तो मैं बेसिक रिकमेंडेशन पे डालता हूँ। आप पूरी WBT जो हमारी वीकली बाजार टॉक की सीरीज है, आप उसको देखो तो सही, आपको मजा आ जाएगा यार बॉस, ठीक है। इन कंक्लूजन में आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने लिए समय निकाल के रीडिंग, अपने लिए समय निकाल के अगर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो आप समझ लेना आपको पता भी नहीं चलेगा आपके आसपास के लोग इतनी तेजी से ये सब काम कर रहे हैं दैट यू विल बी लैग्ड बिहाइंड। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, सिर्फ आपसे चाहिए आपका टाइम कमिटमेंट। 100 डेज चैलेंज जो है हमारा वो लाइव हो चुका है। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया, आपको पता नहीं है क्या होता है, तो पुराने वीडियोस जाके देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है। प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट एंड सी ट्रांसफॉर्मिंग योर करियर बाय योर ओन एफर्ट एंड विद डेडिकेशन इन नेक्स्ट 100 डेज। ये होगा ही होगा, गारंटी है। अब बताओ मेरे को आप फटाफट कमेंट करके कि आप कौन सा अगला वीडियो देखना चाहते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।